हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं 6 जनवरी को हुए सीटेट में के ईवीएस के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया था, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। इसमें क्या पूछा है, हमारी औसत चाल पूछी मीटर पर सेकंड में। तो फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। हम इसमें फॉर्मूला आएंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या दी है हमारी 1134 किलोमीटर और समय क्या है हमारा 21 घंटे में तय करती है। तो हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 1134 को डिवाइड करें तो आएगा हमारा 54। अब जल्दी मत कीजिए, इसमें 54 एक ऑप्शन में एक आंसर भी दिया है बट ये गलत है, हमारा 54 नहीं आएगा। इसमें क्या दिया है, औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में। तो हम क्या करेंगे, जो 54 आया था उसको हमें मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। अभी तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटे में है ना, तो हमको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसमें 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 18 3 जा 54 और 5 3 जा 15। इसका राइट आंसर होगा आपका 15। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आया था हमारा, कोई छात्र ए पर है, ये दिशा वाला क्वेश्चन है। तो आपको ये तो दिशाएं तो मालूम होंगी, ये होती है पूर्व, ये पश्चिम, ऊपर होती है उत्तर और नीचे होती है दक्षिण। तो इसमें क्या दिया है, कोई छात्र ए पर है, वो माना ए पर है कोई छात्र, वह कहाँ जाना चाहता है, बी पर पहुँचना चाहता है। इसके लिए सबसे पहले कहाँ जाता है, ओ पर जाता है। ओ कहाँ पर है, ए के ठीक उत्तर में है। कितनी दूरी पर, 90 मीटर की दूरी पर है। और इसके बाद में बी पर जाता है। बी कितनी दूरी पर है, 120 मीटर की दूरी पर पश्चिम में। अब इसमें क्या पूछा, हमारी ए से लेके बी तक की दूरी पूछी है। ये तो आप सभी जानते हैं, ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया, इसके पाइथागोरस की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा, ए बी का वर्ग बराबर, इन दोनों का वर्ग करके जोड़ देंगे। 90 का वर्ग कितना होता है 8100 प्लस 120 का क्या हो जाएगा 144 प्लस 00। अब इनको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा आपका 22,500 ए बी का वर्ग। अब इसका हम वर्ग हटाएंगे तो अंडर यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा, हमारा वर्ग हटाएंगे तो ये किसका वर्ग होता है हमारा 15 का होता है, 15 और 1 0। तो हमारा आंसर आ गया 150 मीटर। और दिशा क्या होगी हमारी, ये दिशा कौन सी होगी, बी, ए के सापेक्ष। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पूर्व दिशा। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3, दक्षिण पूर्व। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, क्वेश्चन नंबर 63 आया था, निम्नलिखित में से स्लॉथ के बारे में सही कथन चुनिए। इसका राइट आंसर होगा आपका, स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और वे दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटक कर मस्ती से सोते हैं। ये राइट आंसर है। स्लॉथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं, ये रॉन्ग है। और स्लॉथ लगभग 70 वर्ष जीते हैं, ये भी रॉन्ग है। स्लॉथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और ये तो गलत है, और ये भी गलत है। और ये इसमें ये वाली बात सही है, वे जिस वृक्ष पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 आया था हमारा, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण है। क्या है ऊन के ऊष्मारोधी होने का कारण, ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है एवं ऊष्मारोधी होती है, जिससे कि हमें ठंड महसूस नहीं होती और वो हमें गर्म बनाए रखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे। क्वेश्चन नंबर 65 आया था हमारा, कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले के मानचित्र में 1 सेंटीमीटर बराबर, मानचित्र में दर्शाएगा 1 सेंटीमीटर बराबर। ये तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा शिफ्ट में पूछा गया है, यही क्वेश्चन बहुत रिपीट हुआ है। 110 मीटर की दूरी दिखाई है। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा के बीच की दूरी कितनी है, 142
सेंटीमीटर की पूछिए आपसे, ये पूछिए, तो इसको कैसे निकालेंगे? 1 सेंटीमीटर बराबर इतना पूछा और 114.2 सेंटीमीटर बराबर पूछा हमसे, तो क्या करेंगे हम इसमें इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 110 की पॉइंट हटाएंगे, इससे ये 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा हमारा मल्टीप्लाई करके 1562 आ जाएगा। बीच की दूरी किलोमीटर में, इसमें सारे आंसर हमारे किलोमीटर में और हमारा ही सेंटीमीटर में, तो किलोमीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 3 0 है तो 0.3 के बाद लग जाएगा 1.562 किलोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे। क्वेश्चन नंबर 66 आया था, 3 राज्यों का ऐसा समूह जिनके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है वो? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 आया था, एक ऐसा नाच है जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का क्या नाम था? तो उस राज्य का नाम जहाँ के लोग ऐसे नाचते हैं। इसका राइट आंसर होगा आपका चेराव, मिजोरम। मिजोरम के लोग ऐसे नाचते हैं, चेराव नृत्य बोलते हैं इसे, जो दो डंडी लेके करते हैं आमने सामने जोड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 68 आया था हमारा, संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। इसका राइट आंसर होगा आपका बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दीपावली के विषय में नीचे दिए कथनों में से सही कथन को चुनिए। ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, गलत। दीपावली तो हमारा आपको पता ही सभी को, यह कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। ये दोनों अमावस्या को मनाए जाते हैं, नहीं। दीपावली तो अमावस्या को मनाया था बट होली नहीं मनाया था, होली दीपावली पूर्णिमा को, ये भी गलत। दीपावली अमावस्या तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है, ये सही है। होली फागुन में मनाई जाती है, ये कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है, फागुन की पूर्णिमा को मनाई जाती है होली। क्वेश्चन नंबर 70 आया था हमारा, रेगिस्तानी ओक के विषय में निम्न में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा में कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है, यह राइट आंसर। यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है, रॉन्ग। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया था, आबू धाबी में नहीं। इस वृक्ष के तने में जल एकत्र होता है, स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो वे पाइप से निकाल कर पीते हैं, ये भी सही है। इस वृक्ष की जड़ों की ऊंचाई लगभग 30 गुनी गहराई तक जमीन के भीतर होती है, जब तक जल तक ना पहुंच जाए, ये भी सही है। इस वृक्ष की बहुत सी शाखाएं होती हैं जिन पर घने पत्ते लगे होते हैं, ये गलत है। इस वृक्ष की पत्तियां इसमें कम होती हैं, इसका राइट आंसर होगा ACD। क्वेश्चन नंबर 71 आया था हमारा, हमारे देश में ऐसे ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचे पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का ही बनाया जाता है। ये गांव के होने चाहिए। ये कहाँ के होते हैं? असम के होते हैं। असम में बनाए जाते हैं ऐसे मकान। वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है ना, जब भी तो वो ज़मीन से है ना 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आया था हमारा, नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका खाना पसंद है, अच्छा लगता है? कहाँ का है नारियल करी के साथ टैपियोका? इसका राइट आंसर होगा आपका केरल। क्वेश्चन नंबर 73 आया था, बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम कौन सा समय होता है? इसका राइट आंसर होगा आपका अक्टूबर से दिसंबर। और जो मधुमक्खी पालन होता है उसको क्या बोलते हैं आप बताइए उसे कमेंट में। चलिए मैं बता देती हूँ, इसको बोलते हैं एपीकल्चर, मधुमक्खी पालन को। ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, एपीकल्चर बिहार के लोग ज़्यादा करते हैं ऐसे। क्वेश्चन नंबर 74 आया था हमारा, मानव पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा आपका पचा हुआ पदार्थ शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते, क्वेश्चन नंबर 75 आया था हमारा, उस खेत की मृदा के
के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान रासायनिक उर्वरकों और पीड़कनाशियों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। आपके विचार से उसके व्यवहार से उसके खेतों की मृदा कैसी हो जाएगी? वो ज़्यादा ही, वैसे रासायनिक केमिकल आते हैं, केमिकल वाली खाद आती हैं, वो उनको यूज़ कर करके बार बार फसल उगा देते हैं किसान लोग, तो इससे उनकी मृदा कैसी हो जाएगी? इसका राइट आंसर होगा आपका कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी। जो वो मृदा है ना, फिर वो किसी काम की नहीं रहेगी, उसमें इतने सारे केमिकल डल जाएंगे तो वो हमारी खेती के लिए उपयुक्त नहीं रहेगी, बचेगी, वो बंजर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 76 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन में गृह अधिविन्यास का उद्देश्य है। इसका राइट आंसर होगा आपका सीखने का विस्तार। चलते क्वेश्चन नंबर 77 पे। क्वेश्चन 77 आया था, शीला ने कक्षा 3 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उपकरण पशु लिया। निम्न में से कौन सा उपकरण उसके अधिगम के विस्तार के लिए लाभदायी होंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, प्राणी उद्यान में पशु जानवरों को देखना। चलते क्वेश्चन नंबर 78 पे, जल से संबंधित त्योहारों को समुदायों द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा आपका परिवार तथा समुदायों के बुजुर्गों से बातचीत करना। उनसे बातचीत करेंगे तो जो परिवार के और समुदाय के जो बुजुर्ग लोग होते हैं उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, तो वो अपने बारे में तो वो बताएंगे अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन में 79 आया था हमारा, कक्षा 1 तथा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्यपुस्तकें क्यों नहीं है? इसका राइट आंसर होगा, ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों नहीं है वहाँ की कक्षा 1 और 2 में पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित के माध्यम से ही सिखाए जाते हैं। भाषा मतलब वो हिंदी की बुक होती है, उससे ही पर्यावरण की चीज़ें सिखाई जाती है। जैसे हमने बच्चों को पढ़ाया खा से खरगोश, खा तो हमारा भाषा का हो गया और खरगोश कहाँ का हो गया? इन्वायरमेंट का। और गा से गमला, ऐसे करके बच्चों को सिखाते हैं। और गणित में कैसे सिखाते हैं? गणित में जोड़ घटाव वगैरह होते हैं, ये बच्चे हमारे डेली लाइफ में यूज़ करते हैं इनको। एडिशन सब्ट्रैक्शन होते हैं फर्स्ट सेकंड क्लास तक ही। तो क्वेश्चन नंबर 80 आया था हमारा, निम्न में से कौन सा सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है? इसका राइट आंसर होगा समुदाय। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 81 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है कि विद्यार्थी को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञात करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। इसका कारण है, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर 3, अधिगम का प्राथमिक स्रोत अधिगम विद्यार्थियों की समझ सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। चलते क्वेश्चन नंबर 82 आया था हमारा। क्वेश्चन नंबर 82, संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त है? इसका राइट आंसर होगा आपका कार्यों को भागों में बांटें और पृथक रूप से भागों को पूरा करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 83 आया था, पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? इसका राइट आंसर होगा आपका संकल्पना मानचित्र बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है किससे? समग्र विकास से। मतलब समग्र मतलब पूरा उसका विकास, व्यापक विकास। क्वेश्चन नंबर 85 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के लिए आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा आपको कार्यपत्र के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। क्वेश्चन नंबर 86 आया था हमारा, पर्यावरण अध्ययन NEP 2020 के अनुसार अनुभवात्मक
सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासों का चुनाव कीजिए। इसका राइट आंसर होगा आपका पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना, मतलब जो गिने चुने हैं उस पर ही फोकस करना है और मतलब किताब से बाहर नहीं जाना, ही तो गलत है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, ये राइट है। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर बी सी। चलते क्वेश्चन नंबर 87 पे। एक प्राणी उद्यान में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों को प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदत है, उनके देश बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि को खोजने के लिए कहा। इस क्रियाकलाप के द्वारा वह किन कौशलों को विकसित कर रही है? इसका राइट आंसर होगा आपका अवलोकन, प्रश्न करना और संवेदनशीलता संवाद। क्वेश्चन नंबर 88 आया था हमारा। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की कौन सी थीम है? इसका राइट आंसर होगा आपका जल। क्वेश्चन नंबर 89 आया था हमारा। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक को कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले प्रश्न का चुनाव करेंगे? इसका उच्च स्तरीय चिंतन वाले मतलब जिससे बच्चों के क्रिटिकल थिंकिंग डेवलपमेंट हो बच्चों की। क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? और ये हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं, ये तो बच्चा बता देगा, ये तो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है। पत्तियों का हरा रंग किस कारण होता है? बच्चे बता दें, क्लोरोफिल के कारण। बीज बोने से लेकर गेहूँ की फसल काटने के चरण, इसमें मेमोराइजेशन लगेगा, इसमें स्टेप बाय स्टेप बच्चे बता देगा। उसमें मुझे उच्च स्तरीय चिंतन मतलब क्रिटिकल थिंकिंग, हमारा अपसारी चिंतन का किससे विकास होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मतलब लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए एक लघु नाटिका प्रस्तुत की, मतलब उन्होंने बच्चों ने रोल प्ले किया है वन्य जीवों को संरक्षण के लिए। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? उनके जो उन्होंने अभिव्यक्ति की है। इसका राइट आंसर होगा वो पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति एवं समझ के आकलन के लिए रूब्रिक्स। ये हो गए आज के हमारे 30 क्वेश्चन। आज हम आपके लिए लेके आए 6 जनवरी 2022 को हुए हिंदी के फुल 30 क्वेश्चन। तो चलिए डिस्कस करते हैं आपके साथ फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपके साथ जो भी आंसर डिस्कस किए जा रहे हैं सारे ऑफिशियल आंसर हैं। हमारा फर्स्ट गद्यांश आया था हमारा पहले, इसे पढ़िए और फिर आंसर करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, लोगों को किस गद्यांश के अनुसार लोगों को किस बात की स्वतंत्रता देनी चाहिए? किस बात की देनी चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, अपने बच्चों को पड़ोस के विद्यालय में पढ़ाने की। क्वेश्चन नंबर सेकंड आया था हमारा, निम्न में से कौन सा कथन सही है? गद्यांश के अनुसार पूछा है। इसका राइट आंसर होगा भिन्न बच्चों की आवश्यकताएं भिन्न भिन्न होती हैं। ये तो वैसे भी सही बात है। भिन्न भिन्न शब्द से भिन्न भिन्न शब्द है। कैसा है भिन्न भिन्न शब्द? पुनरुक्त शब्द है। जो रिपीट होते हैं शब्द उनको पुनरुक्त शब्द कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 आया था हमारा, हमें कैसी शिक्षा पद्धति चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका लचीली, फ्लेक्सिबल ही होना चाहिए हमारा करिकुलम। तो 95 आया था क्वेश्चन हमारा, कमज़ोर तबके के लोगों पर अधिक ध्यान की आवश्यकता है। इसका राइट आंसर होगा क्योंकि वे शिक्षा में पिछड़ जाते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, साक्षरता का उपयुक्त विलोम शब्द है। इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट। साक्षरता का क्या है विलोम शब्द? निरक्षरता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, आधारित में प्रत्यय है। इसमें क्या प्रत्यय है? आधारित में इत प्रत्यय है, इत। क्वेश्चन नंबर 98 आया था, आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द है। आधुनिक विश्व है, कैसा शब्द है? आधुनिक विशेषण। क्वेश्चन नंबर 99 आया था, देश के विकास और समृद्धि के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। क्या महत्वपूर्ण है?
शिक्षित समाज सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब दिया है हमारा नेक्स्ट है हमारा पद्यांश दिया है हमारा क्वेश्चन नंबर 100 से 105 तक। ये पढ़िए चिड़िया तू जो मगन धारा गगन मगन, ये पढ़िए और फिर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 100 क्वेश्चन आया था हमारा, कविता का मूल स्वर क्या है? इसका राइट आंसर होगा मुक्ति। आप पढ़ेंगे पद्यांश तो पता चल जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, चिड़िया से क्या करने के लिए कहा जा रहा है? इसका राइट आंसर होगा अपने घोंसले से बाहर निकल, उड़ने के लिए घोंसले से बाहर निकले और वे उड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, प्रकृति से जुड़े किस उत्पादन की बात पद्यांश में नहीं की गई है? इसका राइट आंसर होगा आपका चांद सूरज की बात नहीं की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, घोंसले की दुनिया डैश है। घोंसले की कैसी दुनिया? घोंसले की एक सीमित दुनिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, चिड़िया की खुशी से कौन कौन मगन खुश है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, धरती और आसमान। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, गगन शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। गगन शब्द नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, गगन शब्द का पर्यायवाची क्या नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपका अनिल। अनिल तो आग का है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, कक्षा 3 की अध्यापिका अंकिता को पता चलता है कि शिक्षार्थी नवीन जानकारियों को मौखिक रूप में लेने के बजाय लिखित रूप में लेना पसंद करते हैं। इस शिक्षार्थियों की अधिगम शैली कौन सी है? मौखिक में नहीं ले रहे, लिखित में ले रहे हैं, तो कौन सी शैली है? इसका राइट आंसर होगा आपका दृश्य। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 107 आया था, एक अध्यापक ने कक्षा 4 में अपने विद्यार्थियों को एक रोल प्ले द्वारा काम दिया जिसमें उन्हें दी गई स्थिति पर अपने विचारों का आदान प्रदान करना है। वह किस कौशल के संवर्धन पर काम कर रही हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका वाचन। वाचन पर ही तो काम करेंगे, रोल प्ले करेंगे तो। क्वेश्चन नंबर 108 आया था हमारा, शिक्षकों को कक्षा में पढ़ाने के लिए शिक्षार्थियों की मातृभाषा का प्रयोग करना चाहिए क्योंकि क्यों करना चाहिए मातृभाषा का प्रयोग? शिक्षार्थी नई संकल्पनाओं की आसानी से समझ पाएंगे तथा कक्षा में स्वयं को अधिक स्वीकृत अनुभव करेंगे। जो न्यू कॉन्सेप्ट है ना वो अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, शिक्षक उभरते लेखकों में अच्छा लेखन कौशल कैसे विकसित कर सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों के किए गए अच्छे कार्य की प्रशंसा करके तथा उसे आगे और सुधार करने के लिए विशिष्ट टिप्पणी देकर। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, योगात्मक आकलन का क्या उद्देश्य है? योगात्मक कौन सा होता है? समेटिव असेसमेंट। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी के अधिगम के विषय में सूचना एकत्रित करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रयोग करना। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, कक्षा 1 के बच्चों को पढ़ाने के लिए हमें मौखिक भाषा के विकास पर अधिक ध्यान केंद्रित करना चाहिए। निम्न में से कौन सा कक्षा अभ्यास 1 के शिक्षार्थियों को मौखिक भाषा कौशल में वृद्धि करने हेतु सक्षम बनाता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोल प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, शिक्षिका पाठ्यपुस्तक से एक लड़के के बारे में कहानी सुना रही है जो एक चिड़िया की देखभाल करती है और उसे दाना खिलाती है। अचानक से एक लड़का अली खड़े होकर शिक्षिका को बताता है कि किस तरह उसने एक दिन पार्क में घायल पड़ी गिलहरी की रक्षा की। कहानी से प्रति अली की प्रतिक्रिया को किस रूप में वर्णित किया जा सकता है? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पठन सामग्री को अपने व्यक्तिगत अनुभव से जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा 13 क्वेश्चन, शिक्षिका ने समूह में भाषा कार्य करने के लिए कह दिया है। इस समूह कार्य के दौरान शिक्षिका की क्या भूमिका होगी? इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक
की समूह में प्रतिभागिता बनने तथा आवश्यकता होने पर उन्हें मदद देने का प्रयास करना। क्वेश्चन नंबर 14 आया था, पठन अवबोधन किस प्रकार की योग्यता है? कैसी योग्यता है? पठन सामग्री के साथ अंतःक्रिया के द्वारा अर्थ गढ़ने की योग्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था, निम्न में से किस प्रकार के प्रश्न शिक्षार्थियों की रचनात्मकता का आकलन करने के लिए सहायक होंगे? इसका राइट आंसर होगा आपका खुले अंतर वाले प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा 16, निम्न में से कौन सा कथन भाषा के बारे में सही है? यह व्यवस्थाओं की व्यवस्था है। 17 आया था क्वेश्चन, भाषा को सर्वोत्तम तरीके से कैसे सीख सकते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपका संदर्भों में। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा निदानात्मक संकलात्मक आकलन के लिए योजना बनाना तथा प्रश्नपत्र तैयार करना। नहीं, इसका आंसर ये नहीं होगा, इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा। शिक्षार्थी को समझ के स्तर पर कहाँ पे चढ़ रहे हैं यह जानना। निदान ही तो करना है हमको बच्चों को, रेमिडियल ही तो उपचार देना है। क्वेश्चन नंबर 18 आया था हमारा, भाषा अधिगम में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है? इसका राइट आंसर होगा शिक्षार्थियों समझ के स्तर पर कहाँ पे चढ़ रहे हैं यह जानना, कि वह कहाँ पे चढ़ रहा है उसके फिर उसका निदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा क्वेश्चन नंबर 19, बाल केंद्रित कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका ऐसी प्रवृत्तियों का प्रयोग करना चाहिए जिसमें विद्यार्थी स्वयं के पहल के लिए प्रोत्साहित हों। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हमारा, रचनावादी कक्षा में भाषा अधिगम किस प्रकार आधारित होना चाहिए? इसका राइट आंसर होगा आपका विद्यार्थियों के पूर्व अनुभवों को आधार बनाकर प्रामाणिक कार्यों द्वारा नवीन ज्ञान की खोज। ये हो गया आज के हमारे हिंदी के 30 क्वेश्चन। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को विजिट कीजिए। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।